दोस्तों, लोकसभा चुनाव से उद्धव ठाकरे लगातार झूठ बोल रहे उस समय से। आपने सुना होगा, संविधान के बारे में झूठ बोला, लोकतंत्र के बारे में झूठ बोला और एक चीज़ के बारे में झूठ बोला था। वो था धारावी की झोपड़पट्टी पुनर्विकास। जहाँ पर धारावी के झोपड़पट्टी पुनर्विकास के बारे में भी उन्होंने लगातार झूठ बोला था। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजे केलुस्कर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से उद्धव ठाकरे लगातार झूठ बोल रहे उस समय से। आपने सुना होगा, संविधान के बारे में झूठ बोला, लोकतंत्र के बारे में झूठ बोला और एक चीज़ के बारे में झूठ बोला था। वो था धारावी की झोपड़पट्टी पुनर्विकास। जहाँ पर धारावी के झोपड़पट्टी पुनर्विकास के बारे में भी उन्होंने लगातार झूठ बोला था। उन्होंने धारावी के लोगों के दिल में भी एक डर बिठाया था और मुलुंड के लोगों के दिल में भी डर बिठाया था। धारावी के लोगों के दिल में क्या डर बिठाया था कि अदानी ये समूह आपको लूट के खाएगा, आपका हक छीनेगा। और मुलुंड के लोगों के दिल में क्या डर बिठाया था कि धारावी का जो पुनर्विकास हो रहा है उसकी रिहैबिलिटेशन वो मुलुंड में होगा और धारावी के लोग आके वहाँ पे बसेंगे। तो धारावी के लोगों के वहाँ से बसने से मुलुंड के लोगों के ऊपर वो दबाव गिरेगा, वो बोझा हो जाएगा। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा, वहाँ के जो सुविधा है वो बटी जाएगी। वो मुलुंड के लोगों को बांटना पड़ेगा इन लोगों के लिए, धारावी के लोगों के लिए। ऐसा उन्होंने डर बिठाया था, ऐसा झूठ फैलाया था उन्होंने। और जब वो लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, वो चुप बैठ गए। धारावी के प्रकल्प के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने चुप्पी साधी बैठी थी। अभी 2-3 दिन पहले से उन्होंने वापिस वो धारावी का प्रोजेक्ट के बारे में झूठ फैलाना शुरू किया है। यानी अभी एक क्यों उन्होंने शुरू किया है कि अभी चंद महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव आने वाला है और यही झूठ अभी उनका ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि अभी शिवसेना के संजय निरुपम इन्होंने उनका झूठ का समाचार लिया है। झूठ का भी पर्दाफाश वो कर रहे। आप जरा सुनिए वो क्या कह रहे, वो क्या तथ्य बता रहे, वो क्या तथ्य बता रहे। अब जरा सुनिए उनको। अगर किसी एक व्यक्ति को भी घर नहीं मिला या नहीं लेने दिया गया तो शिवसेना शांत नहीं बैठेगी। उस डेवलपर के साथ लड़ाई लड़के धारावी के उस रहिवासी को घर जरूर दिलाएगी। दूसरा बड़ा मुद्दा है इसमें कि एसआरए में कहीं भी जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनता है और जब रिहैबिलिटेशन दिया जाता है, उनका पुनर्वसन होता है, तो सिर्फ और सिर्फ पात्र रहिवासियों को घर मिलता है। धारावी की भूमिका, धारावी का प्रोजेक्ट ऐसा है जहां पर अपात्र रहिवासियों को भी घर देने का प्रस्ताव है। तो एक एक अपात्र रहिवासी को भी घर मिले, उसके हक का, इसके लिए भी शिवसेना वचनबद्ध है। उबाठा के प्रमुख श्री उद्धव जी ठाकरे ने परसों बड़ा जोर से बोला है कि हम जब सरकार में आएंगे तो धारावी का ये पूरा टेंडर रद्द कर देंगे, अदानी सिटी नहीं बनने देंगे मुंबई में। सबसे पहले तो वो दोबारा सरकार में आएंगे नहीं, ये पक्का हो चुका है। दूसरा, वो जो दिसंबर 2023 और जुलाई 2024 ये 2 बार जो धारावी के प्रोजेक्ट के खिलाफ उन्होंने बोला है, उसे लेकर के हमारे पास 3 सवाल हैं और तीनों सवाल का जवाब हम उनसे मांगते हैं। पहला सवाल यह है कि जब 2019 के नवंबर महीने में ये मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के
समर्थन से, तो मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने तत्काल नवंबर महीने में, 2020 के नवंबर महीने में, अक्टूबर नवंबर महीने में वो टेंडर रद्द किया था अब जरा सुनिए उनको। जो अदानी से पहले सेकलिंक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन को मिला था। दुबई बेस्ड एक कंपनी थी जिसको जनवरी 2019 की टेंडरिंग में धारावी के रीडेवलपमेंट का पूरा प्रोजेक्ट मिला था। जनवरी 2019 अगर मैं कह रहा हूं, इसका मतलब एक ऐसी सरकार जिसके प्रमुख श्री देवेंद्र फडणवीस थे और जिस सरकार को उस समय के शिवसेना का पूरा समर्थन प्राप्त था, उबाठा का समर्थन प्राप्त था। उद्धव ठाकरे जी उस सरकार के हिस्सा थे और जब उद्धव ठाकरे जी उस सरकार के हिस्सा थे तब जनवरी 2019 में एक सेकलिंक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन करके एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसका मुख्यालय दुबई में है, मुंबई में भी उसका कार्यालय है, शाह करके उसके मालिक हैं। ओरिजिनली ये लोग बहरीन के रहने वाले हैं लेकिन हैं हिंदुस्तानी। इनकी कंपनी वॉज सक्सेसफुल बिडर और उसमें अदानी को डिफीट किया था। अदानी ग्रुप को डिफीट करके सेकलिंग को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उसमें कुछ तांत्रिक अड़चन थी जिसकी वजह से उस टेंडर को तात्कालिक तौर पर होल्ड किया गया था। लेकिन जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो अक्टूबर 2020 में वो टेंडर को स्क्रैप कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि आपने उस टेंडर को स्क्रैप क्यों किया था, कैंसिल क्यों किया था? क्योंकि जैसे ही आपने उस टेंडर को कैंसिल किया, आपने अदानी ग्रुप के लिए धारावी में घुसने का रास्ता खोल दिया। जिस अदानी ग्रुप के ऊपर आपको इतना ऐतराज है और आपको लगता है कि पूरे मुंबई को अदानी खा जाएंगे, उस अदानी को जनवरी 2019 की टेंडरिंग प्रोसेस में रोक दिया गया था। लेकिन आप जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो आप उस टेंडर को स्क्रैप करके अदानी को एक बार फिर से धारावी में घुसने का मौका देते हैं, उसके लिए रास्ता खुला छोड़ देते हैं। क्या यह आपका अपना निर्णय था? इस निर्णय के पीछे कोई लेन देन था? उस समय सरकार में जो लोग थे उसमें शरद पवार जी की पार्टी थी। शरद पवार जी और अदानी ग्रुप के बीच क्या रिश्ता है सबको मालूम है। कैसे अपनी गाड़ी में शरद पवार जी के आमदार उनको बैठा के घुमा के लेके जाते हैं, पूरा बारामती घुमाया जाता है, ये सबने देखा है। तो क्या शरद पवार का कोई दबाव था? और सबसे मजेदार बात है कि कांग्रेस पार्टी जो रोज हम दो हमारे दो और पूरी केंद्र सरकार दो उद्योगपतियों के लिए चल रही, इसके लिए रोज राग अलापती है, तब कांग्रेस भी उस सरकार में थी और कांग्रेस चुप थी। कांग्रेस की जो आमदार धारावी की हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर खूब ऑब्जेक्शन लिया, उसी सरकार में मंत्री थी, उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो टेंडर कैंसिल कर दिया गया। टेंडर कैंसिल होने के बाद अक्टूबर 22 में टेंडर कैंसिल होने के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार ने धारावी के लिए एक नया टेंडर डॉक्यूमेंट बनाने का प्रोसेस शुरू किया और जब तक प्रोसेस चल रहा था तब तक जून 2022 आ जाता है और उनकी सरकार गिर जाती है। जून 2022 के बाद एक नई सरकार आती है, एकनाथ शिंदे जी उसके मुख्यमंत्री और फडणवीस जी उसके उप मुख्यमंत्री। इस सरकार ने आगे जाकर के अक्टूबर 22 में टेंडर फ्लोट किया धारावी के लिए फिर से। वो जो टेंडर फ्लोट किया है उसमें एक लाइन भी नया नहीं है। जो टेंडर उद्धव ठाकरे ने क्रिएट किया था, बनाया था, वही टेंडर एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने फ्लोट किया। आज जिन मुद्दों के ऊपर उनका ऑब्जेक्शन है उसमें पहला मुद्दा यह है कि धारावी कराना 500 स्क्वायर फीटचा घर मिळाले पाहिजे। मतलब धारावी के लोगों को अगर 500 स्क्वायर फीट का घर नहीं मिले तो मैं रद्द कर दूंगा। लेकिन जो टेंडर उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे उनकी सरकार ने बनाया था उसमें 350 स्क्वायर फीट है और उसी टेंडर को शिंदे जी की सरकार ने फ्लोट किया, जिसके आधार पर अदानी की एंट्री होती है, अदानी ग्रुप को
टेंडर मिलता है। जितनी शर्तें शिंदे सरकार ने इस टेंडर में डाली है, जिसको अदानी समूह को मिला जो टेंडर, वो सारी शर्तें इसी डॉक्यूमेंट में है। एंड दिस डॉक्यूमेंट वाज प्रिपेयर्ड बाय उद्धव ठाकरे, नन अदर देन उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट। तो आज अगर धारावी रीडेवलपमेंट के लिए जो टेंडर हमने फ्लोट किया, जो उनको मिला और जिसके आधार पे वहां रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, उस पर अगर उसकी किसी भी शर्त पर आपको ऐतराज है, तो हमारा पहला सवाल है कि फिर उन शर्तों को आपने डाला क्यों था अपने डॉक्यूमेंट में। इस सवाल का जवाब अभी तक उद्धव ठाकरे की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से नहीं आया। और तीसरी, इसके साथ एक इंफॉर्मेशन मैं ऐड कर देता हूं। इसमें एक चीज है जो कल परसों बोल रहे थे, टीडीआर। इस डॉक्यूमेंट में उद्धव ठाकरे ने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया और हमारी सरकार ने जो रिलीज किया, उन दोनों के बीच ये एक डॉक्यूमेंट है जो अलग से ऐड किया गया है, वो टीडीआर। धारावी प्रोजेक्ट में जो टीडीआर जनरेट होगा, उस टीडीआर को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया है। ये एक फ्रेश इस गवर्नमेंट ने डाला। इस डॉक्यूमेंट को रिलीज करने के 3 दिन पहले 28 सितंबर 2022 को ये टीडीआर डॉक्यूमेंट जीआर के तौर पर रिलीज किया गया। उसके बाद 3 दिन बाद टेंडर डॉक्यूमेंट रिलीज होता है, फ्लोट होता है टेंडर, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, अदानी आते हैं और अदानी बाद में लेके चले जाते हैं। इसमें उनको ऐतराज क्या है? पहला ऐतराज यह है टीडीआर पे कि साउथ बाउंड नहीं होना चाहिए, साउथ बोर्ड्स नहीं होना चाहिए। जरा इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग समझे। मुंबई हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कि कोई भी बिल्डर जब बिल्डिंग डेवलप करेगा और अगर वो एफएसआई कंज्यूम नहीं कर सकता, और जो एफएसआई कंज्यूम नहीं होता वो टीडीआर बन जाता है, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट। मतलब वो एफएसआई बेचा जा सकता है किसी और डेवलपर को। तो हाईकोर्ट का ऑर्डर यह है कि अगर मान लीजिए बांद्रा में कोई टीडीआर जनरेट होता है, तो वो टीडीआर का इस्तेमाल मालाबार हिल पे नहीं होगा, आगे होगा नॉर्थ की तरफ। यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है। बांद्रा का टीडीआर अंधेरी जाएगा, पार्ला जाएगा, बोरीवली जाएगा, दहिसर जाएगा। तो धारावी का भी टीडीआर उधर ही जाना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए। इसमें जानकारी यह है, इसमें प्रोविजन यह है कि आप साउथ बाउंड भी कर सकते हैं, साउथ साइड में भी कर सकते हैं। इस पर उनको ऐतराज है। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि मुंबई के लोगों को दिग्भ्रमित करने के बजाय जो सही जानकारी है वो लोगों के साथ शेयर करिए। 2018 में डीपी 2034 पास हुआ है बीएमसी में। उस समय शिवसेना उबाठा की सत्ता थी वहां पे, और उस डीपी में यह प्रोविजन है कि कहीं का भी टीडीआर कहीं भी यूज कर सकते हैं। यानी टीडीआर साउथ वार्ड भी हो सकता है, नॉर्थ वार्ड भी हो सकता है। यानी बोरीवली का टीडीआर मालाबार हिल में भी हो सकता है, मालाबार हिल का टीडीआर बोरीवली भी जा सकता है। मतलब हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाकर के डीपी में हम लोगों ने यह प्रोविजन किया है, और प्रोविजन करने वाले और कोई नहीं, उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी, उनके नगर सेवक है। टीडीआर पे मेन ऑब्जेक्शन इनका यह है। दूसरा ऑब्जेक्शन यह है कि भाई टीडीआर क्यों? बड़ा बेवकूफी भरा प्रश्न है। इसलिए क्यों फनल जोन आता है? फनल जोन मतलब होता है कि एयरपोर्ट का एक जोन जो ऐसे आता है। जैसे जैसे एयरपोर्ट के आप करीब जाएंगे, वहां पर हाइट रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। एयरपोर्ट से दूर जाएंगे तो एक एरिया, एक परिसर तक, एक पेरीफेरी में हाइट रिस्ट्रिक्शन होता है। मान लीजिए आपकी जमीन को एफएसआई मिलता है कि आप 10 माला बना सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट का जोन है तो 5 माला ही बना सकते हैं हाइट रिस्ट्रिक्शन की वजह से। तो बाकी 5 माला का जो एफएसआई है वो टीडीआर में बेच सकते हैं। तो धारावी भी उसी जोन में आता है। इनको एफएसआई मिल रहा है लेकिन हाइट रिस्ट्रिक्शन है, तो वो जो एक्स्ट्रा एफएसआई है उसको टीडीआर में कन्वर्ट करके बेचना ही पड़ेगा। और टीडीआर में कन्वर्ट करके बेचेंगे तो कैश मिलेगा। उस कैश की वजह से ये प्रोजेक्ट वायबल हो रहा है। इसमें 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और शुरू के 10-15 वर्षों तक इसमें से कोई रिटर्न नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल, चूंकि प्रोजेक्ट को वायबल करना है, ये प्रोजेक्ट आज से नहीं बन रहा है, 76-78 से धारावी का रीडेवलपमेंट प्लान हो रहा है। 99 में सीरियसली प्लान हुआ, उसके बाद पता नहीं कितने डेवलपर आए, कितनी बार डीपीआर बना।
हमेशा बनता है रद्द होता है, बनता है रद्द होता है। अब कहीं जाके धारावी के रीडेवलपमेंट का जो सपना है साकार होते हुए दिख रहा है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे जब धारावी का डेवलपमेंट का रीडेवलपमेंट का सपना साकार होते हुए दिख रहा है, तब उसके विरोध में निकले हैं। इसलिए मैंने बिगिनिंग में एक सवाल रखा था कि दिसंबर 2023 में विरोध करते हैं, पूरा प्रोटेस्ट, एक जोरदार मोर्चा होता धारावी में। कुठल्या परिस्थितीत आम्ही धारावी अदानीकडे जाऊ देणार नाही, इस प्रकार का मरने मारने वाली बात। यह दिसंबर की बात है। दिसंबर 2023 के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने तक शांत हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, उद्धव जी पूरे मुंबई में घूम रहे हैं, धारावी रीडेवलपमेंट के ऊपर एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। धारावी खुद जाके क्या बोले मैंने ध्यान नहीं दिया उसका। उनके उम्मीदवार ने कितना बोला होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन खुद उद्धव ठाकरे दिसंबर 2023 से लेके जून 2024 तक शांत हैं, इस पूरे विषय पे चुप हैं। आज जुलाई महीने में फिर से धारावी उनको याद आती है और अदानी याद आते हैं। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद असेंबली का इलेक्शन, महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव, तो तब लोकसभा का चुनाव था। आपने अदानी के खिलाफ एक जोरदार स्टैंड लिया, पता नहीं क्या डील की। अब विधानसभा चुनाव है, फिर आपको चंदा चाहिए, फिर आप शोर मचा रहे हैं। तो मैं धारावी के नागरिकों को आगाह करना चाहूंगा, वो आपके लिए नहीं अदानी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए चंदा वसूलने के लिए ठीक चुनाव के समय धारावी को मुद्दा बनाकर लोगों के सामने आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आए, चंदा लिया। मैं चैलेंज कर रहा हूं, उद्धव जी ठाकरे बाला साहब जी की कसम खा के कहें, बाला साहब जी की शपथ लेके कहें कि उन्होंने अदानी से एक भी पैसा चंदा कभी नहीं लिया। शपथ लेके कहें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी एक पैसा चंदा नहीं लेंगे। तो ये सिर्फ चुनाव में चंदा वसूलने के लिए धारावी के डेवलपमेंट के खिलाफ एक स्टैंड लेने वाली बात हो रही है। परसों के एक बयान में उन्होंने बहुत ही फैक्चुअली रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है कि अदानीला अजून 500 एकड़ जमीन पाइजे, ऐसा कुछ बोला ना, 500-550 एकड़ और जमीन चाहिए। अदानी को नहीं चाहिए, अदानी ग्रुप को जमीन नहीं चाहिए। वो जमीन काहे के लिए है? जो धारावी के अपात्र रहिवासी हैं, 60,000 पात्र हैं वहां पे, 60,000 घर पात्र हैं। अगर मुख्यमंत्री जी का जो अनाउंसमेंट है परसों विधानसभा में कि 1+1 यानी पहला माला भी हमें रेगुलर करना, तो मतलब 60,000 और ले लीजिए तो 1,20,000 घर रेगुलराइज होंगे जिनको वहां पर घर देना है धारावी में। अगर 1+3 बना हुआ है धारावी में, एवरेज 1+3 1+4 ही है वहां पे, तो अगर 2 माला और है तो 1,20,000 और घरों को रिहैब करना है, परिवारों को रिहैब करना है। यानी 1,20,000 और घर बनाना, और उसके लिए जो जमीन होगी वो अदानी ग्रुप के मालिकी का जमीन नहीं होगी, वो जमीन महाराष्ट्र सरकार की होगी, इशारे की होगी या कलेक्टर लैंड होगी, और वो जमीन हमारी होगी। उसके ऊपर घर बनाने की जिम्मेदारी अदानी ग्रुप की है। मतलब उनको जमीन नहीं चाहिए, वो जमीन चाहिए जहां उनको घर बना के जो अपात्र लोग हैं उनको रिहैब किया जा सके। तो आज जो 500 एकड़ जमीन की बात हो रही है उसका विरोध करके धारावी के जो अपात्र लोग हैं उनके रिहेबिलिटेशन का विरोध कर रहे हैं, उनके पुनर्वसन का विरोध कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो मैंने जैसा प्रारंभ में कहा था, हम धारावी के डेवलपमेंट के पक्ष में खड़े, पूरा मुंबई, पूरा हिंदुस्तान चाहता है, पूरा धारावी चाहता है, लेकिन धारावी के एक एक व्यक्ति को, एक एक रहिवासी को घर मिले रीडेवलपमेंट के बाद, ऐसी हमारी इच्छा। और अगर उसके घर मिलने में कोई अड़चन आएगी तो उस अड़चन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा ये हमारी भूमिका है। दोस्तों, आपने सुना वो कितने लगातार झूठ बोल रहे। वो जो प्रोजेक्ट है धारावी का प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन्होंने ही बनाया है इनके समय में, है ना। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे
तब वो बनाया हुआ प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। आपने सुना होगा संजय निरुपम ने जो बातें की, यानी कितना झूठ बोलेंगे, कितना लोगों को भ्रमित करेंगे, कितना लोगों की दिशा भूल करेंगे, उसकी एक परिसीमा है दोस्तों। और ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? आप लोगों के लिए नहीं, आपके लोगों के भले के लिए नहीं है, खुद के भले के लिए। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में ऐसा ही झूठ बोल के उन्होंने अदानी से पैसे खाए हुए हैं, वो मलाई खाई हुई है। इसलिए मैंने बोला है, इस वीडियो को जो मैंने शीर्षक दिया है ना, कि उद्धव ठाकरे अभी धारावी के प्रकल्प की बातें करके मलाई खाना चाहते, वो मलाई खाना चाहते। और वो मलाई किसके लिए है? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। दोस्तों समझ जाइए, यानी झूठे मक्कार लोग आपके लिए, समाज के लिए, जनता के लिए नहीं है, वो अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए। तो अभी इनके झूठ आप समझ जाइए, आप समझ जाइए, आप जाग जाइए, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है ये सब बातें सुनने के बाद? आपकी सद विवेक बुद्धि आप जागरूक रख के बातें सुनिए, कौन क्या कह रहा है। भले संजय निरुपम कह रहा है, इसका मतलब संजय निरुपम सच ही कह रहा है क्या? ये सच्चा ये है क्या? वो भी जानने की कोशिश कीजिए। वो किस डंके के चोट के ऊपर बात कर रहा है, उनकी बातें जो है किस डंके के चोट के ऊपर है, वो भी समझने की कोशिश कीजिए। तो आपको पता चलेगा कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन झूठ बोल के आपको बरगला रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है, आपकी दिशा भूल कर रहा है। वास्तव बोलू काहीतरी श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।